नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और देश का सवाल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी और आरएसएस दोनों लगे हुए हैं। यूपी में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीतने का टारगेट बना रखा है। रणनीति बन चुकी है, अमल भी किया जा रहा है। उधर आरएसएस की भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। इन दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बरेली में है। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए 5 दिनों तक भागवत बरेली में ही रहेंगे। इस दौरान संघ की कोशिश हर वर्ग और तबके के लोगों को संघ से जोड़ने की है। बरेली, बिजनौर, सहारनपुर और पश्चिमी यूपी में कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और इन सीटों पर हार जीत के लिए मुस्लिम वोटर्स का हाथ होता है। तो इन पश्चिमी यूपी की इन सीटों के लिए आरएसएस और बीजेपी का क्या मुस्लिम वोटरों के लिए प्लान है, अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं, देश का सवाल क्या हम आज देश का सवाल उठा रहे हैं कि 2024 के लिए संघ का आखिर प्लान क्या है। बरेली में 5 दिन संघ प्रमुख क्या कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी और आरएसएस की क्या कोई खास रणनीति है, तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव उनियाल जी हमारे साथ होंगे, संघ विचारक हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और नवेद सिद्दीकी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय कौशिक जी, आप बताइएगा, संघ प्रमुख काफी एक्टिव हो गए हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, बरेली में इस वक्त उनका डेरा है। किस तरीके की कोशिश, किस तरह से देखते हैं आप? आप माइक अनम्यूट कीजिए जी, अब बोलिए जी। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमारे देश में कुछ संगठन ऐसे हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जनता में जब ये बेनकाब हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो ये राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं उसमें ये नाकामयाब हो जाएंगे। आरएसएस उन परिस्थितियों में जिस तरह से अभी खुलकर पिछले कुछ दिनों से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में तो इसमें जोड़ा गया था, यह कहकर जोड़ा गया था कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। और इस कड़ी में मोहन भागवत जिस तरह के बयान भारतीय व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, यानी कि समाज की बर्बादी के लिए पंडित जिम्मेवार हैं, कभी वो कहते हैं कि मुसलमान भी हिंदू है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस आज अपने विचारों, वो तो जोड़ने की बात कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। वो जोड़ने की बात कहते हैं। वो इसलिए वो कहते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, हर तबके को जोड़ रहे हैं, हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे का मत ये होता है। बिल्कुल नहीं, मेरी बात तो सुनिए। इसको एक हिंदू संगठन के तौर पर इन्होंने खड़ा किया, और आज ये सीधे क्यों नहीं कहते कि यह एक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है विजय जी, आपके पास हम आएंगे। फिलहाल नवेद सिद्दीकी जी का रुख करते हैं। नवेद जी, आपसे सत्ता छीनी, उत्तर प्रदेश में सरकार थी आपकी, उसके बाद 2 बार सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर जो आपका वोट बैंक था, खासतौर से पिछड़ों में जो था, मुस्लिम वोट बैंक था, वहां पर सेंध लगाने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी रही। आरएसएस का कितना हाथ आप मानते हैं? और अब आरएसएस आगे की जो रणनीति है, वो उनका जो प्लान है कि 80 में से 80 सीटें वो जीतेंगे उत्तर प्रदेश में 2024 में। देखिए जनाब, ऐसा है कि जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं कि हम 2017 में हारे, 22 में हारे, तो उसकी वजह ये है कि चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा। नंबर 1 जी, हम लोग विकास की बात कर रहे थे, और आज भी हम विकास की ही बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किए, तो वो विकास कहीं ना कहीं देखिए अपने आप में इतना बोला, इतना सर चढ़कर बोला कि अभी जो इन्होंने समिट किया था, समिट में जो लोग बाहर से तशरीफ लाए, जो दिल्ली एक्सप्रेसवे से लखनऊ आए, कई जगह पर सोशल मीडिया पर मैंने ये भी देखा कि उन्होंने एक्सप्रेसवे की बहुत तारीफ की और अखिलेश यादव जी की भी तारीफ कर दी। ये सोशल मीडिया पे भी है कहीं ना कहीं, जो लोग समिट में जिनको इन्होंने बुलाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विकास हमारी चीज दिखाई इन्होंने लोगों को, तो इनको ये लगा कि अगर ये डेवलपमेंट तो इतना ज्यादा कर दिया है,
चाहे कोई भी चीज आप ले लीजिए, हॉस्पिटल से लेकर के चाहे मेट्रो ले लीजिए, यानी बहुत सी चीजें हैं, गिनाएंगे बड़ा वक्त लगेगा जी। तो इसमें क्या है, इन्होंने उसको मुद्दा जो है वो डाइवर्ट कर दिया और डाइवर्ट करके ये कहीं और ले गए। ठीक है, डाइवर्ट तो आप भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। आप ये बताइएगा, रामचरितमानस का मुद्दा क्या विकास से जुड़ा है? उस पर जो विवाद हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा, आज ही आपके यहां से पोस्टर वो हटे जो विवाद पर लगे हुए थे, वो कौन सा विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा था? बीजेपी का यह आरोप है कि आप जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक, वोटों के खातिर। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता से इनका एक करार था और वो करार क्या था? मोमिन का एक बहुत खूबसूरत शेर है, आपके चैनल पे काफी लोग समझदार हैं और शेर समझते होंगे। जी। मोमिन ने कहा था कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो जी, यानी वही वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि जो अपना करार था, जो अपना एजेंडा लेकर के आए थे, सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो गया। तो आज जनता ये कह रही है कि आपको करार नहीं याद है जी, लेकिन हमें याद है। बरसों पुराना शेर देखिए आज काम आ रहा। नहीं देखिए, ठीक है, वो मोमिन की बड़ी पूरी गजल है ये, लेकिन शेरों से काम चलेगा नहीं ना। मैंने जो सवाल पूछा आप दूसरी तरफ उसको ले गए, आप शेरो शायरी पर ले गए। नवेद साहब, मैंने ये पूछा, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर काम हो रहा है, विकास के मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा। मेरा सीधा सा सवाल था कि रामचरितमानस का जो विवाद हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हमने देखी, लखनऊ में ही देखी कि किस तरीके से रामचरितमानस को फाड़ा गया, जलाया गया और उसके बाद पोस्टर बनाए गए और पोस्टर राष्ट्रीय जो आपका कार्यालय है वहाँ पर लगे। आज ही वो पोस्टर हटे, अखिलेश यादव के कहने पर वो पोस्टर हटाए गए, ये भी खबर आई। तो इसका विकास से तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो सीधा सीधा लग रहा था कि जातिगत लाइन पर एक राजनीति को ले जाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की थी, जिसके लिए बीजेपी भी शायद तैयार थी और आरएसएस भी उसको अब रफूगरी उसकी कर रही है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। नहीं, देखिए समाजवादी कभी जाति के ऊपर नहीं लेके जाती। हम डेवलपमेंट की, मैंने आपसे शुरू से कहा, और हम सिंगल पॉइंट एजेंडा है हमारा जनाब, हम उसी पे कायम रहते हैं। हमारा वही है। ये जाति पे कौन लेके जाता है, ये दीवार बीच में उठाने का जिक्र कौन लेके आता है, ये आपस में कौन शुरू करता है, ये सब चीजें, ये नफरत की खाई जो पैदा की जा रही है। हमारे बचपन में क्या था कि हम लोगों को एक ही चीज सिखाई गई थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि जब रामायण का धारावाहिक सीरियल आया करता था संडे के दिन, इत्तेफाक से आज संडे भी है, जब आया करता था वो सीरियल, तो हमारे वालिद साहब हमको आवाज लगाकर बाहर से अंदर बुलाते थे और कहते थे आइए बैठिए और बैठ करके देखिए और टीचिंग्स देखिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की टीचिंग्स है उसको आप देखिए, उसे सीखिए। तो हम लोग तो उस घर में पले बड़े हुए हैं जहां पर जिस गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते थे, आपस में मिलते थे। ये 2014 के बाद कुछ इस तरह की चीजें हो गई हैं कि आपस में जहां देखिए इसी तरीके की चीजें हैं। तो ये ठीक है, विजय जी आऊंगा मैं आपके पास। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी बात भाईजान, बताइए। बहुत अच्छा मौका आपने दिया। जाति की बात लाता कौन है और जनता उसे नकार देती है। अब बताइए, एक फिल्म जो सेंसर बोर्ड, जिसे जो केंद्रीय सरकार के अंडर उसमें आता है, सेंसर बोर्ड जब किसी चीज को पास करता है तो वो तो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो गया मामला। उसको जाति रंग देने से क्या फायदा हुआ? क्या लोगों ने उसको नकारा? मतलब अगला तो 100 करोड़ पार कर गया, है ना। और आप जो है वो नफरत फैलाते रहे, तो लोग अब नफरत पे चलने वाले नहीं है, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, जनता जो है वो संजीव उनियाल जी हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने विचारक है संघ के। संजीव जी, आरएसएस प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली में है और 5 दिन वहां रहेंगे। 2025 में 100वां वर्ष मनाएगा आरएसएस अपना। ये बताइएगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस भी जुट गया है 2024 के चुनाव को लेकर। देखिए, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पृष्ठभूमि देखेंगे अगर आप, तो आरएसएस कभी भी कोई भी एक भी इंसिडेंस, कोई एक भी घटना, 1925 में जन्म,
और उसके बाद निरंतर सामाजिक प्रक्रिया, जी, मानव निर्माण का एकमात्र केंद्र मैन मेकिंग, जहां पर कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण, ऐसा एक प्रक्रम अगर कहीं, बहुत सारी दुनिया में लोग कुछ और बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, परंतु लगता है कि ये दुनिया का एक अजूबा संगठन है जो कि व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है। नहीं वो और ठीक है, इसके अलावा लेकिन कुछ क्या नहीं करता। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? बार बार ये आप कहा देखें जाता है अगर कि इसका राजनीति से कोई लेना मैं थोड़ा देना नहीं उसी है। में क्या राजनीति से संघ का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एक भी ऐसा इंसिडेंस आप नहीं बता सकते। नहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आ सकता था। पॉलिटिकल विंग कहा डॉक्टर जाता है, हेडगेवार ने बीजेपी जब को पॉलिटिकल 1925 विंग कहा जाता है जब उसकी। उनके पास विकल्प था, देखिए पॉलिटिकल विंग आप कह सकते हैं उसका, परंतु आप देखिए कि विविध संगठन होने के नाते आपको 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आया तो डॉक्टर हेडगेवार, जो मैं पहले भी कह रहा था, उनके पास विकल्प था कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का विकल्प उनके पास बिल्कुल था। और आज जिस स्वरूप और जिस रूप में खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, उससे लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आम व्यक्ति है, क्योंकि चकाचौंध से दूर रहता है, निरंतर 52 अनुसांगिक संगठनों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है, इसीलिए शायद लगता है कि लोगों को। ठीक है, मेरा सीधा सा सवाल, बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों गए हैं संघ प्रमुख? क्या उनका जो जाने का मकसद है वो 2024 नहीं है? वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो रही है, जैसे एक सूफी सम्मेलन की भी बात हो रही है, मुसलमानों में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को भेजने की बात हो रही है, वहां पर मुस्लिम जो जनता है उसमें एक पैड बनाने की बात हो रही है। क्या ये सब कुछ राजनीतिक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको हैरानी होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो इकाइयां हैं, क्षेत्र होती है सबसे बड़ी इकाई, जिसमें 4 या 5 राज्य आते हैं, उसके बाद एक स्टेट आता है, राज्य होता है, और उसके बाद उसमें विभाग होते हैं, विभाग में जिले होते हैं, जिले के बाद जो है वो प्रांत होते हैं, प्रांत के बाद आपको हैरानी होगी कि छोटी सी इकाई शाखा होती है, मंडल के बाद शाखा में भी अगर आप बैठेंगे तो वहां का शाखा कार्यवाह मुख्य शिक्षक मिलकर पूरे वर्ष का एक कैलेंडर मनोनीत करते हैं कि उस कैलेंडर में उस वर्ष में वो शाखा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या क्या करने वाली है। जी, लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, चलाने वाली है, एक संचलन करेगी। संजीव जी, राजनीति के जो जानकार हैं, मुझे अगर आप प्रश्न का जवाब पूरा देने देंगे, आप मुझे जवाब नहीं देने देते। चलिए बताइए थोड़ा सा आप मुझे 3 बार पूरा सेंटेंस पूरा, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। आप एक पर्टिकुलर अगर उत्तर के लिए अपेक्षित है तो उसके लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा और समय देने पर आपके उत्तर जो है ना, जो अपेक्षा कर रहे हैं उससे दूर हो सकता है, पर आपको उत्तर अवश्य दूंगा। मैं आपके उत्तर पर आ रहा था कि एक छोटी सी शाखा, ये तो अखिल भारतीय सरसंघ चालक है। आप सुनिए ना, एक छोटी सी शाखा का मुख्य शिक्षक कार्यवाह भी उस वर्ष में वो शाखा क्या क्या करने वाली है वो पहले से कैलेंडर निश्चित होता है। तो ये सब पहले से ही निश्चित था। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बरेली में तो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, और ये तो स्टेट वैसे भी जीता हुआ है और इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर है वहां, फिर बरेली में क्यों हो रहा है? चलिए अब आप पूछिए। आपकी बात का जवाब मैं आपसे सवाल करूंगा आगे, लेकिन आपकी बात का शायद जवाब देना चाहते हैं विजय जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, दरअसल जो संजीव जी कह रहे हैं वो हकीकत के बिल्कुल उल्टा है। या यूं कहें कि आज आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर मजबूर है अपने उन नियमों के खिलाफ काम करने के लिए, जिन नियमों की चर्चा, जिन सिद्धांतों की चर्चा संजीव उनियाल जी कर रहे थे। आज मुझे आरएसएस के बहुत से कार्यकर्ता मिलते हैं, वो ये कहते हैं हिंदू छोड़ा ना मुसलमान छोड़ा। मैंने कहा भाई ऐसे क्या बात हो गई कि पहले हमें सिखाया जाता था कि हिंदू ही इस देश की रक्षा कर सकता है, और हमारे दिमाग में मुसलमानों के, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो पाकिस्तान परस्त हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, जैसे कभी हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे और धोखा खाया था, इस तरह से जो है हमें धोखा देने की तैयारी हो रही है आरएसएस द्वारा। ये खुद आरएसएस के कार्यकर्ता मानते हैं, और बहुत से लोग आरएसएस छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो इनका असली रूप है एक राजनीतिक। कौन छोड़ रहा है? इनके सामने आता है। कौन छोड़ रहा है? कोई एक नाम बताइए। आरएसएस के कार्यकर्ता, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं जवाब देता हूं। सुनिए,
जी जी, आपके पास मैं बोलूं, लेकिन मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं। इसमें एक आगे एक चीज जोड़ रहा हूं कि आज चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, चाहे वो भाजपा का महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, देश के हालात आर्थिक रूप से कतई अच्छे नहीं है, देश की जो सरकार है वो बीमार ने जनता को तोड़ दिया है। तो उन सब कारणों के चलते आरएसएस का जो सही कार्यकर्ता है वो ये चाहता है कि आवाज उठे, बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठे। आरएसएस ने एक ठीक है, आपकी आवाज क्योंकि कट कट के आ रही है विजय जी हमारे पास, हम दोबारा संपर्क करेंगे आपसे, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। जितना मैं समझ पाया हूं, संजीव जी ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ की कठपुतली हो गई है, जो करते हैं कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तमाम तरह के आरोप उन्होंने आरएसएस पर लगाए हैं। मैं 60 सेकेंड, मुझे लगता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अर्ध ज्ञान, अर्ध पका खाना जैसे बहुत नुकसान करता है शरीर को, वैसे ही लगभग इनके साथ है। अब मैं चाहूंगा ये जरा चुपचाप सुने। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए जो थोड़े बहुत गली मोहल्ले में किसी से बात की नहीं की, तो मुझे एक अध्यापक याद आते हैं जो कहा करते थे, इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज। तो क्लास में अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते तो लगभग यही काम वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज तक का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ के नहीं गया। वो ये कहता है कि एक बार तिलक लग गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा। संगच्छोधम फिल्मी गाने सुना रहे थे, संस्कृत का 5200 साल पुराना श्लोक कार्यान्वित होता है। संगच्छोधम संवदोधम संवो मनानसी जानताम देवा भागम सदा पूर्वे संजानाना उपसते। हम एक साथ बढ़े, हम एक साथ खाएं, हम एक साथ खेलें, हम एक साथ देश की, राष्ट्र की चिंतन करते हुए इस देश को सर्वोपरि क्षेत्र पर ले जाकर और मां का वंदन करते हुए दोबारा से राष्ट्र तिलक कर डाले। ये भावना लेकर 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ। और आज तो लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट भी आपके स्कूल ऑफ थॉट का है, प्राइम मिनिस्टर भी आपके स्कूल ऑफ थॉट का है, वाइस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स स्कूल ऑफ थॉट के हैं। तो आज वो एक पावर बन चुका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो जनाबे अली कहते हैं जब बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमजोर हो गया। अरे शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा? संजीव जी विजय जी ने कोई सवाल, विजय जी ने एक सवाल उठाया है, मैं विजय जी आपके सवाल पर आऊंगा। लेकिन यहां पर जो राजनीति के जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं संजीव जी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक सवाल उठा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिया, रामचरितमानस पर उठा दिया उन्होंने, वो पिछड़ों को और दलितों को एक करने की बात कर रहे हैं। या अगर बिहार की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, करवा रहे हैं वहां पर। तो इससे एक डर है आरएसएस के अंदर, क्योंकि जो चुनाव जीते वो पिछड़ों के और दलितों के वोट से जीते, और वहां पर दोनों ही पार्टियां, चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, वो सेंध लगाने की कोशिश है। और इस बात से खासी परेशान है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेशान मैंने तो अपने बाल्यकाल से कभी नहीं देखा। और मैं बात करता हूं समाजवाद की, अभी तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा था। समाजवाद का जो शाब्दिक मीनिंग है, कॉलिंस डिक्शनरी से लेके किसी भी डिक्शनरी, भार्गव की डिक्शनरी में, इनको कहीं चुप रहेंगे, वो है एक जैसे समाज का निर्माण, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई मध्य में, ऐसा निर्माण समाज का। परंतु देखिए, समाजवाद का पार्ट देखिए कि चाचा जी, ताऊ जी, भैया, बेटा, सौतेला बेटा, बहू और यादव, सिर्फ एक ही वंश समाजवाद के नीचे समाजवादी पार्टी को नेतृत्व कर सकती है। यह है समाजवाद इस पार्टी का। इसीलिए आज एक पार्टी का, एक ही परिवार का वर्चस्व रखने वाली पार्टियों के साथ आज कॉन्स्टिट्यूशन भी अगेंस्ट हो जाता है। कल इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर क्या था कि अरे भैया, बाल ठाकरे की सवाल ये है इसका मतलब कि आरएसएस का कोई कार्यक्रम हो रहा का राज नहीं है तुम्हारी पार्टी पर, ना नामो रहेगा ना निशान रहेगा। समाजवादी पार्टी ठीक है, विजय जी को सवाल बात से आसपास बंद के रह गई है मित्र। इसीलिए आरएसएस से ये पूछना चाहता हूँ, बैक टू बैक अगर आप जो है, ठीक है संजीव जी, इलेक्शन अब उनका सवाल पूछ, पॉपुलैरिटी देखिए उस व्यक्ति की। ठीक है विजय जी, विजय कौशिक जी का सवाल।
विजय कौशिक जी का सवाल ले मेरा लें। पहला सवाल ये है, जब ये बोलते हैं तो मैं बोलता नहीं हूं। शाखा के दौरान किसी मुस्लिम भाई का नमाज का विजय समय हो कौशिक गया जी पहले ही हार मान और वो चुके हैं, नाम नमाज विजय अदा है। करने लगा, तो क्या अरे की पहले शाखा सुनने की बात में कर लो। मुसलमान भाइयों को सुनने की नमाज बात, अदा समाजवाद करने की बातें अनुमति दी करते हैं। जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये भाई क्या बात मुस्लिम है? भाई, मुस्लिम भी आपके ये भाई कोई हैं। बेसिर पैर का तो प्रश्न ये जो जो है, भारतीय जनता पार्टी मैंने मुसलमानों को समाजवाद टिकट की नहीं पोल देने खोल का दी, दावा करती है, राष्ट्रीय क्या स्वयंसेवक संघ है मुसलमानों को उसकी भी पोल खोल दी। अब उनका सवाल दरअसल सुन लीजिए, संजीव जी सवाल सुन लीजिए। इंटेलिजेंट है और इनका आप देखिए स्तर, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी बात, नहीं तो आप ये बीच में जब बोलते हैं आप इनको क्यों नहीं चुप कराते? इनका प्रश्न बताइए, क्या पूछना नहीं, चाहते हैं? अब वो संजीव सवाल भाई, मेरा पूछ रहे हैं। सवाल है, मैं शाखा के दौरान कोई मुस्लिम भाई नमाज अदा करने लगे तो क्या आरएसएस इस बात की मंजूरी देगी? अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम को सजदा नहीं करता है, उसे नहीं बोलता है, अनुमति है आरएसएस द्वारा, क्या उनको गले लगाया जाएगा? मुझे ये बता दीजिए केवल। प्रश्न हो गए? जी बताएं। अब आप उत्तर जब मैं दूं तो आप चुपचाप सुनिएगा, जैसे मैंने प्रश्न सुना है, ठीक है? आपकी नॉलेज के लिए जो ऑथोराइज्ड, जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं, जिनकी पावर से ही सब कुछ जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने अनेकों बार कहा है कि हमारा और इनका डीएनए एक ही है, हम सब भाई हैं। दूसरा, आप हर मस्जिद में से शिवलिंग मत ढूंढिए। इसका मतलब क्या है कि हर शिवलिंग में से मस्जिद मत ढूंढिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने जून 2021 में ये बोला था, तो आपकी बात का जवाब इसमें छुपा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुदेव कुटुंबकम। हम तो हर तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, रह सकते हैं, चल सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना होगा। सर तन से जुदा वालों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। ये है, कोई किसी को मारने भगाने की बात नहीं करता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, करोड़ों लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए भड़क के बोले जा रहे हैं। अरे मादा रखो सुनने का, मादा रखो। तो क्या हो गया? वंदे मातरम कहते हैं तो ठीक है ना। पहले प्रेसिडेंट भी हमने ही बनाए थे, पहले प्रेसिडेंट भी स्कूल ऑफ थॉट नहीं बनाए थे, याद है ना? हमारे साइंटिस्ट, आपको याद है कलाम जी, वो किसने बनाए थे? वो भी यहीं से बने थे। वो वंदे मातरम कहते थे। राष्ट्रवाद की किसी भी धारा के साथ अगर कोई मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, किसी भी पद्धति का व्यक्ति, किसी भी पूजा पद्धति का, धर्म का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जुड़ा है राष्ट्रवाद के साथ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसका स्वागत करता है। सुन लिया आपने? कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति का हो सकता है। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसका स्वागत आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, ये बताइएगा कि आरएसएस प्रमुख इस वक्त दौरे पर हैं, बरेली में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। अलग अलग तरह के कयास पॉलिटिकल स्तर पर लगाए जा रहे हैं कि वो क्यों हैं, 2024 की क्या तैयारियां हैं, क्या वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश अब आरएसएस की है, समाज को की बात वो कर रहे हैं, हालांकि पर्यावरण और पृथ्वी की वो बात कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल अगर एंगल से जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो उनका कहना यह है कि ये 2024 की तैयारियां हैं। आप क्या कहेंगे उनके इस दौरे को? फिलहाल 5 दिन वो बरेली में हैं, उसके बाद भी आगे का उनका कार्यक्रम होगा, तो इसको कैसे देखा जाए राजनीतिक नजरिए से? अमित जी, मुझे लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, संघ अपना समानांतर काम करता रहता है, वो केवल चुनाव के लिए नहीं करता। यही एक विशेष मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि वो साल भर इस तरह के कार्यक्रम और खास करके मुस्लिमों को जोड़ने के लिए हाल के महीनों में और बार जो उनके जो बयान आए हैं, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से नेचुरली वो ये कहते भी हैं, हम इतने वर्षों से जितने उनके संचालक रहे हैं, बात करते रहे, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, सबको भारतीय मानते हैं, और जो अपने को हिंदू और भारतीय मानते हैं हम उनको साथ रखना चाहते हैं। तो और इसीलिए आप देखें भोपाल, लखनऊ, पटना, मतलब कई ऐसे इलाके रहे हैं, और या नॉर्थ ईस्ट में भी आप यदि देखें, बंगाल में देखें, और हाल के गुजरात के चुनाव में भी देखें, तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बोहरा समाज के बीच में पसमंदा के लिए जो बातें कही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक समान, जो कुछ लोग ऐसे सही है, जो बिल्कुल अभी हमारे और अतिथि कह रहे हैं, कुछ लोग उग्रवादी तत्व जैसे हर कांग्रेस में कुछ लोग कुछ कह देते हैं, वो तो आज प्रताप भानु तो है ही, हिंदू राष्ट्र ही रहे, संविधान में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें कहने के लिए अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हाँ, संघ के आपने जो मुख्य मुद्दा है कि संघ के प्रमुख जब जाते हैं इस क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल है, उनका विश्वास यदि रहेगा, तो चूंकि आलोचना यदि सरकार पर आती है, भाजपा पे, सरकार पर खास करके भाजपा पे चुनाव में जब आती है, तो संघ को निशाना बनाया जाता है। उसमें यदि ऐसी गलतफहमियां दूर करें, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, संघ को निशाना बनाया जाता है, संघ को निशाना एक बात पे आलोक जी और बनाया जाता है, और वो है कि अगली जातियों का ये संगठन है, आरएसएस जो है वो जो सवर्ण जातियां हैं वो उनका संगठन है, ये कहकर भी उसको निशाना बनाया जाता है। और अभी हाल के दिनों में जो दो घटनाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़ा और दलित कार्ड खेला, रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आए, क्या उसको भी लेकर चिंता है आरएसएस की? मैंने कहा ना, प्रोफेसर रज्जू भैया राजेंद्र सिंह जी जब थे सरसंघचालक, या सुदर्शन जी थे, उनके भी मैंने इंटरव्यू किए, जो बाकायदा मतलब है, मेरी पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा, अखबारों में छपे हैं, जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं। तब भी वो जातिगत के बाद आए, पूरे समाज को इकट्ठा बने, हिंदू उसको आप कहें, भारतीय कहें, उन सबके लिए जोड़ने को, इसलिए जातीय जब मुद्दा आता है, देखिए मैं तो उसका गवाह रहा हूं, मंडल कमीशन आने के बाद कितने दंगे हुए थे। और अपर कास्ट का जहां तक सवाल है, जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक, यदि वैसे मैं नहीं मानता कि कोई योग्यता के आधार पर ही बनते हैं, बैकवर्ड होने के नाते केवल साल से राज कर रहे हैं, और या नरेंद्र मोदी जो बने हैं केवल बैकवर्ड होने के नाते नहीं, लेकिन हाँ ये कहना, और वो तो संघ से आए हैं दोनों लोग, कई लोग ऐसे हैं जो पिछड़ी जाति को सबको आगे बढ़ने के मौके मिले हैं। हाँ, ये ठीक है, शुरू के जो लोग रहे, और ये सहयोग भी कई बार होता है कई समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, आप यदि देखेंगे तो इस तरह से जाति को यदि वो करना है जी, उनके यहाँ दलित जो है वो मंदिर, उनके जो घर का मंदिर था उसमें जा सकता, तो ऐसे ही आपको कई ऐसे संघ के लोग मिलेंगे जहां दलित उनके घर में मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकते, मतलब घर के जो घरेलू होता है, तो दलित भी यदि तो उसके साथ व्यवहार नहीं है। तो जाति को तोड़ के जो काम किया जाए, स्वामी दयानंद का भी 2 दिन पहले मनाया गया, 200 वर्ष अभी बल्कि पूरे साल चलने वाला है, जाति प्रथा के विरोधी थे, उसमें प्रधानमंत्री भी गए और संघ के लोग भी स्वामी दयानंद को या स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको केवल चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, ये विचारधारा अलग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जाति को अभी भी उसी तरह का है जो 200 साल पहले यदि आगे हुआ है, उसके लिए कानून है, अदालत है, या संसद भी है, कोई कई जगह उनके कोटे बड़े भी हैं, विधानसभाओं ने पास किया, फिर उसको तो जाता हूं, वो इस बात को यही मानता है कि इससे विभाजनकारी शक्तियां बढ़ती है, विजय जी की बात, जाति या संप्रदाय के आधार पर। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी ये बताइएगा कि हाँ बोलिए, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं, आपने एक बात मेरे से जाननी चाहिए थी कि कौन कौन से कार्यकर्ता आरएसएस को छोड़ रहे हैं जी। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये आ रहा है, जैसे जिन लोगों के लिए हम कहते हैं कि भी इन लोगों ने आरएसएस को छोड़ा है, तो आरएसएस वाले कहते हैं ये तो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है। तो मैं आरएसएस को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, आप देश भर में अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी कीजिए कि भी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, देश भर में इतने कार्यकर्ता हैं, और हम 6 महीने के अंदर दिखा देंगे कि कितने लोग आरएसएस को छोड़कर चले गए, इनकी नीतियों के चलते, उन नीतियों के चलते जिनके चलते आज ये भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं, और जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है। नहीं तो आरएसएस के कार्यकर्ता तो रजिस्टर्ड हैं, आरएसएस नहीं, उनकी लिखत पढ़त है, रिकॉर्ड ही नहीं होता। नहीं है जी, कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, रिकॉर्डेड नहीं है, शाखाएं बंद हो चुकी, लेकिन ये इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग जारी करें कि भाई यहाँ हमारी इतनी शाखाएं लग रही हैं, इनमें इतने इतने मेंबर्स हैं, हम अगले 6 महीने के अंदर दिखा दें। अच्छा, सिर्फ दावा है, होते नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सी शाखाएं इनकी बंद हुई हैं, बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी नीतियों के चलते, क्योंकि ना इनका कोई चाल है, ना कोई चरित्र है, ना चेहरा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिन उद्देश्यों के साथ आरएसएस की स्थापना हुई थी, वो उद्देश्य और वो काम कहाँ चले गए।
क्योंकि आज भाजपा की कठपुतली है। आज हिंदुओं को, देश के हिंदुओं को उम्मीद थी कि आरएसएस उनकी बात करेगी भाजपा से, क्योंकि आज हिंदू बेरोजगारी से मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, प्रदूषण से मर रहा है, उसके ऊपर टैक्सों की मार है। तो आरएसएस से उन्हें उम्मीद थी कि भाई आरएसएस उन्हें राहत दिलाएगी, लेकिन कोई राहत नहीं है। आरएसएस के लोग तो केवल अपनी दुकान चलाने में व्यस्त हैं। ठीक है, आरएसएस का कार्यकर्ता वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहा ना, जो आम हिंदू जवाब दे, वो तो धोखा खा गया। अब जवाब ले लेते हैं संजीव जी। जी मैं बोलूं? जी बताओ। मैं दो बातें इनकी बात का, क्योंकि बहुत बचकाने सी बात है, उसका बाद में जवाब दूंगा। पहले मैं वो उसी की बात बता रहा था आपको कि अस्पृश्यता संघ के माध्यम से जिस बात से आई, श्रीमान आलोक जी ने भी उसको क्लियर किया। 1936 के वर्धा के एक शिविर में, जबकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था, 1925 के बाद सिर्फ 11 वर्ष के बाद की बात कर रहा हूं, वर्धा के शिविर में श्रीमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनको जो है इनवाइट किया गया कि आप इस वर्धा के शिविर में आए, समसेवकों के साथ बातचीत करें। तो भोजन के पास जब श्रीमान राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी बैठे तो उन्होंने साथ वाले समसेवक से पूछा आपका नाम क्या है, तो उनके नाम से पता लगा शेड्यूल कास्ट है। दाएं वाले से पूछा तो लगा उच्च जाति के, अगले वाले से पूछा तो वो बहुत ही जो है बिल्कुल ही ट्राइबल जाति के व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक बात कही जो कि आप देखिएगा कि चित्रित है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, कि मुझे लगा वर्धा शिविर ज्वाइन करने के बाद श्रीमान महात्मा गांधी जी हमारे, उन्होंने कहा, करमचंद गांधी जी ने, कि मुझे लगा कि मैंने एक वृद्ध भारत का दर्शन किया इस आरएसएस के वर्धा के शिविर में 1936 में आने के बाद। तो इस तरह का कार्यकलाप और इस तरह की रचना संघ की रहती है, इसीलिए शायद आज, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हमारे समसेवक हैं। और 52 संगठनों का अलग अलग क्षेत्र में, आप देखिए, जहां तक आप देखते हैं कि विश्व जो है विकास जो अपने ये ट्राइबल जाति का संगठन है, उसमें विद्या भारती जो स्कूलों को लगभग 28,000 स्कूलों को चलाता है, 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को, सेवा भारती जिसमें कि 67,000 उपक्रम चलते हैं रेगुलर, अध्यापकों का एक बड़ा संगठन, अधिवक्ता परिषद, उनका एक आरोप ये भी है ना, सबसे बड़ा संगठन, और इसी तरह अध्यापकों का एक आरोप ये भी है सबसे बड़ा संगठन। जितने भी संगठन आपके जहां जहां शाखाएं चलती हैं, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, उनको जाहिर क्यों नहीं किया जाता? आखिर कितने कार्यकर्ता हैं, कितने मेंबर्स हैं? मेरे पिछले सवालों का जवाब भी नहीं दिया। देखिए, जिसने अब इनको चुप कराइए, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी जी ने, मंजूरी मिलेगी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैन किया। आपको ध्यान होगा जी, आपको यह भी ध्यान होगा कि संगठन को 3 बार बैन किया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, अलग अलग घटनाओं को लेकर, पर तीनों बार कुंदन की तरह जैसे चमक के बाहर आते हैं आग में से कुंदन, ऐसी बड़ी संख्या में, और हर बार दुगनी गति से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम बढ़ा, और कोर्ट के माध्यम से तीनों बार संगठन पे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैन हटाना पड़ा कांग्रेस को, जवाहरलाल नेहरू जी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तब भी कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपने पंडित नेहरू का नाम लिया। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, जब बैन लगा आपने पंडित नेहरू का नाम लिया, आपने सरदार वल्लभ भाई का नाम नहीं लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिपोर्ट जब थामी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब रिपोर्ट थामी और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप इसकी रचना करें और इसको बताएं, तो उन्होंने कमेटी गठित की, और मैं आपको पत्र बताऊंगा, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा जब तक आप सर्च मारेंगे। सरदार पटेल ने बोला, बात नेहरू जी को पत्र लिखे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी कार्यकर्ता का हाथ गांधी जी की हत्या में नहीं है, ये क्लियर कट बोला गया, लिखा गया। और उसी के बाद उनको बैन हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी मजबूर हुए। ये रिकॉर्डेड है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, आप ये सर्च मारिएगा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अब जो पहला सवाल पूछा था विजय जी ने जो पहला सवाल पूछा था, स्वयंसेवक संघ के किसी कार्य, विजय जी ने जो पहला सवाल पूछा था, मैं उस पर आता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है, अपने बैनर पर यहां पर कार्यकर्ताओं का निर्माण कर कर अपनी लिस्ट बनाकर उनके साथ इलेक्शन में लड़वाने का काम नहीं करती, उनको किसी भी तरह से झोंकने का काम नहीं करती, उनकी पिटाई करवाने का काम नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती है शाखा में, कार्यकर्ता निर्माण करती है, और कार्यकर्ता अपनी योजना से विभिन्न संगठनों में अपने आप चले जाते हैं और वहां पर रहकर देश के समाज की सेवा करते हैं। आरएसएस के प्रचारक जाते हैं, सरकार में बैठे हैं, कई मंत्री हैं,
भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस के प्रचारक कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट को देख सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उनके सारे फंड्स को चेक कर सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। वो इलेक्शन कमीशन का एक मैंडेटरी ऑर्डर है कि आपको सबकी लिस्ट बनानी है, आपको पदाधिकारी का वो करना है। और इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 3 बार जब बैन हटाया गया तो उनके पास एक एक चीज की पूरी जो है गणना थी कि कितना स्वयंसेवक कौन सी गुरु दक्षिणा कब करता है, और सारा हमारे पास रिकॉर्डेड है। और ये कई बार चेक करवाया गया है। ये तो इतने ऐसे ऐसे दुश्मन बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लगातार उनको घेरते रहते हैं। कितनी बार कोर्टों में गए और मुखी खाकर आए। जी दोबारा पूछिए विजय ही में ना शी में। उन्होंने एक भी सवाल इनको ये नहीं पता हम क्या है जी। इन्होंने ये बताया है कि आरएसएस की शाखा देंगे, अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा तो मुसलमान को आरएसएस की शाखा में गले लगाएंगे। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। जवाब दिया ना भाई साहब, आप एंकर साहब इनको जवाब दो ना। मैंने जवाब दिया नहीं। कोई भी कुछ भी कह सकता है। अगर इस देश से प्यार करता है, वंदे मातरम कहता है तो वेलकम है, दोनों हाथों से स्वागत है। अब जवाब भी तो सुनोगे, जवाब भी तो सुनोगे। यहां आप अफवाह फैलाने के लिए बैठे हैं। दोनों हाथों से स्वागत है। अगर कोई मुस्लिम कहता है वंदे मातरम तो उसका स्वागत है इस देश में। नहीं, वो कह रहे हैं जो नहीं कहता है। सैकड़ों कार्यकर्ता आपको जो नहीं कहता है, आपको हैरानी होगी। नहीं, संजीव जी उनका प्रश्न ये है जो नहीं कहता है। ठीक है, नहीं कहता है उसको भी तो उसके आज हमने कौन सा उसका सर तन से जुदा कर दिया। नहीं कहता तो नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप देखेगा, लॉ अपने आप देखेगा, इंडियन पेनल कोड अपने आप देखेगा, सीआरपीसी अपने आप देखेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पुलिस नहीं है, समझ लीजिए इसको। एक सामाजिक संगठन है, कानून देखेगा उसको। जो नहीं कह रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं देखेगा, वो तो तैयार करेगा कार्यकर्ता को। आप भी आइए ना, आप आके कौशिक जी को सख्त जरूरत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में एक बार आके देखना, कम से कम 1 महीने के लिए शाखा में आइए और अपने आप दर्शन करिए शाखा का। आप बरगला रहे हैं, आप बहका रहे हैं लोगों को क्योंकि आप गए नहीं ना, आपने पढ़ा। एक व्यक्ति पढ़ता है, एक व्यक्ति जाता है, आप दोनों काम नहीं किया आपने। थोड़ा पढ़ लीजिए करिए, शाखा में नहीं जा सकते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दर्ज मार लिया करिए, गली मोहल्ले की दलीलें मत दिया करिए इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के। आप विजय कौशिक जी, आप गली मोहल्ले के नेता नहीं। आलोक जी ठीक है, पार्टी आपकी ठीक है, 1 मिनट रह गई जी। आलोक जी, जब आरएसएस कहता है कि राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं, वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, वो व्यक्तित्व निर्माण की बात करता है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यही बात हम लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि ये संस्था जो है जिसमें डॉक्टर भी निकलते हैं, इंजीनियर भी निकलते हैं, कोई जो विजय जी बात कर रहे हैं, यदि उसको अध्ययन करेंगे, ये बात देखिए, कोई संस्था आप ये नहीं बोला है तो वो नहीं उस संस्था में रह आएगा, नहीं बोलना चाहेगा, वो अपना स्वतंत्र जैसा कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, यदि वो नमाज पढ़ता है अपने घर में तो मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि मेरे हिसाब से मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं कि आपकी आस्था किसी भी धर्म में होगी, हमें आपत्ति नहीं है। तो उसके बाद भी यदि इनके और विचारों से समर्थन हो, और इनके यहाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे जो मित्र हैं वो जैसा ही कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने कहा ना, मैं 71 से संघ के यहाँ झंडे में कवर करने के लिए जब पत्रकार गिराते जाता रहा हूँ, तब क्या होता था, डायरी में मान लो नाम लिखा हुआ, कल फिर छापा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह के रिकॉर्ड नहीं। लेकिन हाँ, जो उस एरिया का व्यक्ति है वो उनके बारे में, वो शाखा में नहीं जाते हैं तो नहीं जाते। अब तो नए तरह के परिवेश आ गए। आप देखिए ना, कोई मेहता मित्र मंडल बना ले, कोई अबुल मित्र मंडल बना ले, और फिर भी वो शाखा के सिद्धांतों को यदि मानता है के समय में जो कल घटनाएं हुई अयोध्या में, लोग तो उनको भी कहते थे कि वो तो निकर ही पहनते थे, वो कभी नागपुर में रहे थे पढ़ाई के समय में भी, तो उन पर बड़ा असर रहा है। तो विचार से संघ वालों का एक ही मानना है हो। जैसे अब यहाँ चाइना का कोई एजेंट बन जाता है, चाइना के एजेंट का नाम कहाँ है, चाइना के एजेंट का नाम कहाँ मिलेगा आपको। चाइना भी बगैर कोई ऐसा कुछ करता है विदेशी तत्व, तो वो उसकी विचारधारा से समर्थित है, और वो कहता नहीं है कि मैं चाइना का समर्थक हूँ। जी आलोक जी, मेरा सवाल आरएसएस से यह था कि भाई अगर एक हिंदू आरएसएस की शाखा में भारत माता के गीत गाता है, अपने धर्म के गीत गाता है, अपनी पूजा करता है बाकायदा शाखा में,
तो क्या मुसलमान को शाखा में नमाज अदा करने की इजाजत मिलेगी? अगर एक हिंदू पूजा कर रहा है तो क्या मुसलमान को की नमाज अदा करने की इजाजत देंगे ये लोग? ठीक है, सीधा सवाल संजीव जी, सीधा सवाल आपसे, क्या एक मुसलमान अगर शाखा में जाता है तो उसको, जी आलोक जी पहले आप बता दीजिए। मैं कह देता हूं, देखिए क्या है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, हम किसी होटल में भी जाते हैं तो आप किस टेबल पर बैठेंगे यदि तय है ना, यदि जो व्यवस्थित कोई काम होता है, यदि शाखा में यदि जमात या पार्क के अंदर जो शाखा लगती है या जो भी कोई कार्यक्रम, आप और हम भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां आकर कहेगा मैं नमाज पढ़ूं या चर्च की तरह से प्रार्थना करूं, ठीक है, मैं संजीव जी का रिएक्शन ले लूं इस सवाल, संभव नहीं है। आलोक जी, मैं संजीव जी का रिएक्शन ले लूं। संजीव जी बहुत संक्षेप में बताइएगा। मैं आलोक जी की बात में मैं ऐड करना चाहता हूं। विजय जी, मेरे मित्र, हर एक शाखा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक किसी भी सिस्टम का एक उपक्रम होता है, उसके सिस्टम होते हैं। अगर वहां पर पहले हाफ में प्रार्थना है, दूसरे हाफ में खेलना है, तीसरे हाथ में वैचारिक है, चौथे हाथ में सिर्फ लठ बजाना है जिसको दंड सिखाना कहते हैं, तो वहां पर ना तो बीच में किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने का हक है, ना ही बीच में नमाज पढ़ने का हक है। कोई हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकता खड़े होके, क्योंकि व्यवस्था है एक घंटे की शाखा में क्या क्या रहने वाला है, वो ये सब कुछ होगा। अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो 1 घंटे के बाद कोई समसेवक पढ़ सकता है, ना कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता बीच में, ना कोई नमाज पढ़ सकता। अब कुतर्क करते रहिए आप, ये आपको सपने आते हैं इस तरह के, गीत भी गाए जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए ना, कांग्रेस कहां चली गई, मार्जिनलाइज क्यों हो गई? चलिए, ना 3 में रहे ना 13 में रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपका भी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल सवाल बहुत हैं, लेकिन 2024 क्योंकि करीब है और 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर बहुत ही करीब से नजर बनाए हुए हैं। हर चाल दर चाल चली जा रही है और अभी से शुरू हो गई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।